देखिए, आज से हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का पाठ 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो पहले अपन शॉर्ट वीडियो में पढ़ रहे थे। अपन बिल्कुल फुल डिटेल में पाठ को पढ़ना सीखेंगे और उसका पाठ के नोट्स भी बनाना सीखेंगे। तो आप पहले अपनी किताब साथ में लेकर बैठें, और किताब अगर साथ में लेकर बैठेंगे तो उसमें पेन और किताब साथ में लेकर बैठें और उसमें हाईलाइट करते चलें, जिससे कि बाद में दिक्कत ना हो। तो पहला पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जिसमें पाठ के नाम से ही पता चल रहा है हमें रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है, और समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन, समीकरण कैसे बनता है उन रासायनिक अभिक्रियाओं का, इसके बारे में पढ़ना है। तो जो मुख्य रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए आगे पाठ चालू करते हैं। अपनी बुक में अंडरलाइन करते जाएं अभी जो जो हम बताएंगे उनको। तो हम अब थोड़ा ऐसे जूम कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से दिखे। अपने दैनिक जीवन में निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होगा जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। लोहे का तवा अथवा तसला अथवा कील को आर्द्र वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। अंगूर का किण्वन हो जाता है। भोजन पकाया जाता है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। हम सांस लेते हैं। तो इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि यह एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें क्या एक कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब आगे देखते हैं। ये देखिए चित्र 1.1। इसमें मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वॉच गिलास में इकट्ठा करना है। तो मैग्नीशियम को क्या है, रिबन के साथ जला रहे हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये राख के रूप में नीचे जमा हो रही है। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तन हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। तो मैग्नीशियम को ऊपर जलाने के बाद जो चूर्ण बना वो किसका हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गई। वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। तो अब देखते हैं। ऊपर दिए गए 3 क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी परीक्षण से हम निर्धारित कर सकते हैं एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। रासायनिक अभिक्रिया होने में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। अवस्था में परिवर्तन, जैसे सॉलिड है तो वो राख बन गई, कुछ उसमें से रंग में परिवर्तन हो जाता है, उसमें गैस निकल जाती है, और तापमान में परिवर्तन हो जाता है। ये चित्र 1.2 में देखिए। जस्ते को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में रिएक्शन करवाते हैं बीकर में, तो जो उसमें से H2 गैस निकलती है। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। एक रासायनिक अभिक्रिया होती है तो 4 परिवर्तन होते हैं। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास तथा उत्सर्जन, और तापमान में परिवर्तन। ये चारों पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं। इनको टिक कर लीजिए और किताब में चिन्ह लगा लीजिए, जिससे कि ये इसका एक क्वेश्चन आता है पेपर में। एक रासायनिक अभिक्रिया कब होती है इसके बारे में बताइए, पॉइंट लिखिए। तो आपको लिखना है अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास तथा उत्सर्जन, और तापमान में परिवर्तन। और अपन रासायनिक समीकरण बनाना सीखेंगे, जो कि क्रियाकलाप
चित्र 1.1 में हमने पढ़ा था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम को गर्म करते हैं तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। तो उसको रासायनिक अभिक्रिया में कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जोड़ देंगे। ये लेफ्ट साइड के जो हैं इन्हें अभिकारक कहते हैं, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो उत्पाद बताए उसे उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे कैसे, मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं और ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं। तो क्या बन गया जी, MgO। पर ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ O2 है, उधर MgO है, तो इनको बराबर करना पड़ेगा। अब नीचे संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। तो जैसे इधर ये जिंक प्लस H2SO4, तो जिंक प्लस H2SO4 क्या LHS होगा लेफ्ट साइड, और ZnSO4 प्लस H2। अब इसमें देखेंगे कि दोनों तरफ चीज़ें बराबर हैं, तो ये बैलेंस इक्वेशन है। लेकिन जो ऊपर इक्वेशन देखी थी अपन ने Mg प्लस O2, वो बैलेंस नहीं थी। तो हमेशा इक्वेशन दोनों तरफ बैलेंस होनी चाहिए, तभी वो इक्वेशन बैलेंस रहती है। अब जैसे यहाँ देखिए Fe प्लस H2O, ये LHS हैं। अब उस तरफ Fe3O4 बनेगा प्लस H2 निकलेगी गैस। तो ये इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है क्योंकि लेफ्ट साइड Fe अकेला है, राइट साइड Fe3 है, H2 अकेला बराबर है, और लेफ्ट साइड O अकेला है और राइट साइड O4 है। तो इसे बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आगे देखिए अपन आगे इसे बैलेंस करेंगे। अब ये देखिए ये क्या हो गई, संतुलित समीकरण हो गया, बैलेंस हो गया। अब इधर होगा बैलेंस, इसमें ये इधर Fe3 था राइट साइड, तो अपन ने लेफ्ट साइड के Fe में 3 का गुणा कर दिया, तो ये Fe क्या हो गया बराबर। अब इधर देखिए H2 था और इधर O4 था, तो O4 था यानी इधर H2O में लेफ्ट साइड 4 का गुणा कर देंगे, तो ये O4 होगा। इस तरफ भी लेफ्ट साइड और राइट साइड भी O4 है, और 4H2 है, तो राइट साइड के H2 में 4 का गुणा कर देंगे, तो ये दोनों तरफ चीज़ें अपनी क्या हो गई बराबर। तो हमेशा केमिकल इक्वेशन बराबर रहती है, कोई भी कम ज़्यादा नहीं होती, नहीं तो असंतुलित अभिक्रिया कहलाती है। तो संतुलित अभिक्रिया ही मान्य होती है, असंतुलित अभिक्रिया अमान्य अभिक्रिया होती है। तो दोनों तरफ के जो उत्पाद हैं वो बराबर होने चाहिए। अपन आते हैं पाठ की मेन चीज में, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो पहली अभिक्रिया अपनी संयोजन अभिक्रिया, जिसके नाम से ही पता चल रहा है, संयोजन यानी जुड़ना। तो अपन देखते हैं इस अभिक्रिया में, पहले अपन केमिकल इक्वेशन, अरे सॉरी, अब संयोजन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। तो ये देखिए संयोजन अभिक्रिया, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो CaO बिना बुझा हुआ चूना प्लस H2O, तो ये क्या बन गया CaOH2 प्लस ऊष्मा। तो जो घर में जब अपन चूना लाते हैं उसमें पानी डालते हैं तो वो गर्मी हीट निकलती है, तो उसी की अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें, अब इस अभिक्रिया को अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ से,
ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, ऊपर वाली अभिक्रिया को लिखना है। फिर संयोजन अभिक्रिया क्या? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब यानी दो या दो से अधिक चीज़ें मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करती हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। CaO + H2O बराबर CaOH2 प्लस ऊष्मा। तो ये अभिक्रिया कौन सी हो गई? संयोजन अभिक्रिया। अब इसमें कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। कोयले का दहन C+O2 बराबर क्या होगा? CO2। ये भी संयोजन अभिक्रिया है। इधर H2 + O2 बराबर 2H2O। तो ये भी क्या है? संयोजन अभिक्रिया। इनमें दो उत्पाद मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं। जब दो या दो से अधिक उत्पाद मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे क्या हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये तीनों अभिक्रिया कौन सी हैं? संयोजन अभिक्रिया। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए और ऊपर जो अभिक्रियाएं दी हैं इनको अपन बाद में लिख लेना। जब अगर आप नोट्स बनाओ तो पहले डेफिनेशन लिखना, उसके बाद ये केमिकल इक्वेशन लिख लेना, रासायनिक समीकरण को लिख लेना। तो इस तरह नोट्स बनते। तो हेडिंग क्या डालनी है? संयोजन अभिक्रिया। फिर डेफिनेशन यानी इसका डेफिनेशन लिखेंगे। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जब एक पदार्थ बनाते हैं तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे? ये दोनों अभिक्रियाएँ लिख लेना। 2H2 + O2 बराबर 2H2 और ऊपर वाले लिख लेना C+O2 बराबर CO2। ये दोनों सरल पड़ेंगे। और ऊपर वाली भी लिख सकते हो, कैल्शियम वाली पहली अभिक्रिया, वो थोड़ी सी कठिन है, ये सरल है, इनको आप लिख सकते हो तो ये आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अब आगे पढ़ते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। हमने यह भी देखा कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई, इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। जन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर ये आया तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इसके उदाहरण लिख लेते हैं। प्राकृतिक गैस का दहन CH4 + 2O2 बराबर CO2 + 2H2 प्लस ऊष्मा। तो ये इसकी नीचे केमिकल इक्वेशन लिख लेना। 2 लाइन में आंसर हो गया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया अगर आए तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जिन अभिक्रियाओं के उत्पाद में निर्माण में मतलब कोई अभिक्रिया अगर हुई उसमें ऊष्मा निकलती है या हीट निकलती है तो उस अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। प्राकृतिक गैस का दहन CH4 + 2O2 बराबर CO2 + 2H2 प्लस ऊष्मा। अब इसमें हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड, कार्बोहाइड्रेट। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है, जिसका अध्ययन हम अध्याय 6 में पढ़ेंगे। तो ये अभिक्रिया किसकी है? हमारे पेट में होती है। C6H12O6 + 6O2 बराबर 6CO2 + 6H2O प्लस ऊर्जा। तो इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? संयोजन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं दो या दो से
अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं वो संयोजन अभिक्रिया। और ऊष्माक्षेपी, अगर किसी अभिक्रिया में ऊष्मा निकले तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। दोनों अभिक्रिया लिख लेना। अब अगली अभिक्रिया पढ़ते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो जब किसी वियोजन नाम से पता चल रहा है कि टूटना, अपघटन यानी जब दो पदार्थ टूट जाते हैं, एक पदार्थ टूट जाता है उससे 2-3 पदार्थ बन जाते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे ऊपर देखिए 2FeSO4, इसको गर्म किया तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। फेरस सल्फेट गर्म किया, फेरिक ऑक्साइड बना Fe2O3, ये क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड। तो इसमें क्या एक उत्पाद था फेरस सल्फेट, उससे 3 चीज़ें बनी Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो हम ऊपर देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्राप्त करता है। यह एक वियोजन अभिक्रिया है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। वियोजन अभिक्रिया में जब एक पदार्थ टूटकर कई पदार्थों में छोटे छोटे उत्पाद बनाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो डेफिनेशन लिख लेना, वियोजन अभिक्रिया हेडिंग डाल लेना, फिर डेफिनेशन लिख लेना, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, यह वियोजन अभिक्रिया है। और नीचे डेफिनेशन केमिकल इक्वेशन लिख लेना, ये वाली 2FeSO4 प्लस ऊष्मा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, बस। तो ये हो गई अपनी वियोजन अभिक्रिया। और ये वाली वियोजन अभिक्रिया है चूना पत्थर CaCO3 प्लस ऊष्मा बराबर CO प्लस CO2। इसमें भी चूना पत्थर दो चीज़ों में बना रहा है, दो उत्पाद बन रहे हैं। ऊष्मा निकलने के बाद CaCO3, ऊष्मा दी CO प्लस CO2। ये भी कौन सी वियोजन अभिक्रिया है। आप दोनों अभिक्रिया लिख सकते हैं। तो ऐसे दोनों वियोजन अभिक्रिया है। और देखिए वियोजन अभिक्रिया में लेड नाइट्रेट 2PbNO3 तापन गर्म किया तो क्या बना, 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। ये भी अभिक्रिया भी कौन सी है, वियोजन अभिक्रिया। ये तीनों अभिक्रिया आप लिख लेना, इनको लिख लेना, इनको लिख लेना। लिखने के बाद क्या होगा, जो आपको सरल अभिक्रिया पड़े उसको याद कर लेना, जो कठिन लगे उसको छोड़ देना, पेपर में काम आएंगी। अब ये देखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड रख दिया सूर्य के प्रकाश में तो क्या बन गया, 2Ag प्लस Cl2। अब देखेंगे सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड दूसरा रंग का हो जाता है। अब हम देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग की सिल्वर क्लोराइड दूसरा रंग हो जाता है, यानी कलर बदल जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। तो इनमें क्या हो जाता है, सूर्य के प्रकाश में इनका रंग बदल जाता है और ये दो दो पार्ट्स में टूट जाते हैं। 2AgCl यानी Ag यानी सिल्वर, Cl यानी क्लोराइड। तो 2Ag प्लस Cl2 2AgBr, सूर्य के प्रकाश में 2Ag प्लस Br2। हमने देखा कि ये अभिक्रियाएं कौन सी हैं, वियोजन अभिक्रिया है। हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा शोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। जिन अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा अवशोषित होती है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और समीकरण कौन से लिखेंगे, 2AgCl सूर्य का प्रकाश, 2Ag प्लस Cl2 2AgBr
सूर्य का प्रकाश 2Ag प्लस Br2। अब अगली अभिक्रिया देखो, विस्थापन अभिक्रिया। इसके नाम से ही पता चल रहा है विस्थापन, यानी जब एक उत्पाद, एक प्रोडक्ट दूसरे चीज को विस्थापित कर दे, एक चीज दूसरी चीज को विस्थापित कर दे, उसकी जगह से हटा दे, इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए Fe प्लस CuSO4 क्या हो जाएगा, FeSO4 प्लस Cu। Fe की जगह Cu आ गया, Cu की जगह Fe आ गया, तो ये विस्थापन हो गया। Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu। Pb प्लस CuCl2 बराबर PbCl2 प्लस Cu। अब इसकी इस अभिक्रिया में लोहे यानी आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो जब एक चीज दूसरी चीज को विस्थापित कर दे, हटा दे, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दो ही विस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या दो चीजें एक साथ एक दूसरे को विस्थापित करती हैं, तो उसमें एक चीज हो रही थी विस्थापित, इसमें दो चीजें होंगी। तो Na2SO4 प्लस BaCl2 बराबर BaSO4 प्लस NaCl। तो Na और Ba दोनों एक दूसरे को विस्थापित कर रहे हैं, दो चीज़ें विस्थापित हो रही हैं, इसलिए द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे अंडरलाइन कर लीजिए और ऊपर वाली अभिक्रिया लिखना है। अब उपचयन और अपचयन। उपचयन किसे कहते हैं, जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़े तो वो उपचयन कहते हैं, और जब किसी अभिक्रिया से ऑक्सीजन बाहर निकले तो उसे अपचयन कहते हैं। अब इसमें देखो 2Cu प्लस O2 तापन गर्म किया तो 2CuO बन गया, तो ये अभिक्रिया कौन सी हो गई, उपचयन। अब नीचे दूसरी देखो CuO प्लस H2 बराबर क्या हो गया, Cu प्लस H2। इसमें कॉपर से जो ऑक्सीजन थी वो निकल गई, तो इस अभिक्रिया का कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन कहते हैं, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे अपचयन कहते हैं। तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसे उपचयन, जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकलती है तो उसे अपचयन। तो पहली अभिक्रिया है 2Cu प्लस O2, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गई, 2CuO हो गया। अब Cu में H2 और गर्म कर दिया तो Cu प्लस H2O बन गया। तो इस पहले में कॉपर से ऑक्सीजन जुड़ रही थी तो ये उपचयन अभिक्रिया, दूसरे में कॉपर से ऑक्सीजन निकल गई तो इसे अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। अब इसमें देखिए रेडॉक्स, उपचयन और अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया। तो जब दोनों उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हों उस अभिक्रिया का कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। CuO प्लस H2 बराबर क्या हो गया, Cu बचा, तो इसमें अपचयन हो गया, कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया और H2 के साथ O जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, उपचयन। तो जब O जुड़ता है उसे उपचयन कहते हैं और वो हट जाता है ऑक्सीजन तो उसे अपचयन कहते हैं। इस अभिक्रिया का रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ZnO प्लस C बराबर Zn प्लस CO। तो ZnO से अकेला Zn बचा, तो ये क्या हो गया, अपचयन। C में O जुड़ गया तो ये क्या हो गया, CO, ये उपचयन हो गया। तो इस तरह उपचयन और अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, और उपचयन और अपचयन जब दोनों एक साथ होते हैं इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। अब अगला देखेंगे संचारण, संधारण। तो इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन लिख लीजिए यहाँ से। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संचारित होती है, इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत जम जाती है, तांबे के ऊपर हरी परत जम जाती है, तो इस प्रक्रिया, लोहे में जंग लगना,
ये प्रक्रिया कौन सी होती है? संधारण। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संचारित होती है। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत जमना और लोहे में जंग लगना। संचारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं में अधिक क्षति होती है। लोहे का संचारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। तो इस संचारण यानी जंग लगने से बहुत नुकसान होता है। अगली क्या है? विकृत गंधिका, यानी सब्जी जब बुस जाती है उसे क्या कहते हैं? विकृत गंधिका। उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं, उनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं। प्राय तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने के लिए प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। तो वायुरोधी रखते हैं और इनकी स्वाद बदल जाती है, इसे क्या? विकृत गंधिका कहते हैं। अब अपन ये और पढ़ लेते हैं आपने क्या सीखा। एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। तो पूर्ण रासायनिक अभिक्रिया क्या है? उसको भौतिक रूप में प्रदर्शित करता है अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है जिसमें समीकरण के अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ही ओर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु की संख्या समान हो। समीकरण का संतुलित होना आवश्यक है। संयोजक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया विपरीत होती है। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अपशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। ऊष्मा का अपशोषण, जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह आयन का आसपास में आदान प्रदान होता है। अपक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होते हैं। अभिक्रिया में पदार्थों में ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास होता है। ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास उपचयन कहलाता है और ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। ह्रास यानी निकलना और योग ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आगे आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहें। और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिससे कि वो भी पढ़कर अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। आगे की सीरीज में हम आगे के पाठ भी निकालेंगे और गणित भी निकालेंगे, हिंदी इंग्लिश के पाठ भी निकालने की कोशिश करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। और कुछ इसमें सुधार करवाना हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।